नमस्कार। 2 सितंबर 2020 को आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल फर्स्ट एवं सेकंड को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस लाइव टेस्ट के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत। लीजिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। सिगमंड फ्रायड किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? व्यवहारवादी, प्रकार्यवादी, अवयववादी या फिर मनोविश्लेषणवादी? बिल्कुल आसान प्रश्न है और आप सभी का उत्तर है मनोविश्लेषणवादी। प्रेरकीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सिगमंड फ्रायड, वाटसन, मैकडूगल या विलियम जेम्स? इसे प्रेरकीय संप्रदाय या फिर इसे हार्मिक संप्रदाय भी कहते हैं। हार्मिक संप्रदाय भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक विलियम मैकडूगल। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा चर है? स्वतंत्र चर है, आश्रित चर है, मध्यस्थ चर है या फिर उपर्युक्त सभी हैं? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रकार के चर होते हैं, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें शिक्षक स्वतंत्र चर हैं। एक उत्तम शिक्षक की विशेषता है विषय वस्तु का उचित ज्ञान, मौलिक चिंतन की योग्यता, प्रभावशाली व आकर्षक एवं उपर्युक्त सभी। देखिए यहाँ पर प्रभावशाली एवं आकर्षक क्या होने चाहिए? उसकी शिक्षण पद्धतियाँ होनी चाहिए, है ना। रूप रंग प्रभावशाली या आकर्षक हो ये कोई आवश्यक नहीं है। शिक्षक के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? छात्रों को मार्गदर्शन देना, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, उचित शिक्षण विधियों का चयन करना या फिर उपर्युक्त सभी? सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी होगा। जॉन डीवी ने शिक्षण को कौन सी प्रक्रिया माना? शिक्षण को ध्यान से समझना, यहाँ पर शिक्षण को कैसी प्रक्रिया माना जॉन डीवी ने? द्विमुखी, त्रिमुखी, एकमुखी या फिर बहुपक्षीय माना है। इसलिए शिक्षण प्रक्रिया को जॉन डीवी ने त्रिमुखी माना। याद रखिएगा, त्रिस्तरीय माना है। शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच वह घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्तित्व को शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाया जाता है। ये परिभाषा किसने दी थी? स्मिथ ने, मॉरिसन ने, गेज ने या फिर क्लार्क ने? सही उत्तर होगा इसका मॉरिसन। आपके उत्तर की मैं थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा जरूर करूंगा और उसके बाद सही आंसर बता दिया जाएगा। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। ये परिभाषा किसने दी थी? स्मिथ ने, मॉरिसन ने, गेज ने या फिर क्लार्क ने? ये परिभाषा स्मिथ के द्वारा दी गई। एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शिक्षण कैसा माना जाता है? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, अंतःक्रिया युक्त या फिर उपर्युक्त सभी? देखिए कैसा तंत्रात्मक है? एक तंत्रात्मक है। एक तंत्रात्मक है इसका मतलब वो कैसा होगा? शिक्षक केंद्रित होगा। प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शिक्षण कैसा माना जाता है? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, अंतःक्रिया युक्त या फिर उपर्युक्त सभी? प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो तो फिर उसमें अंतःक्रिया युक्त होता है। सभी के सभी को मौका दिया जाता है, इसलिए उसको क्या कह सकते हैं? अंतःक्रिया युक्त। हस्तक्षेप रहित व्यवस्था में शिक्षण कैसा होता है?
जिसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर ना हो, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, अंतःक्रिया युक्त या उपयुक्त सभी, ऐसा होता है उसे क्या कहते हैं? बाल केंद्रित शिक्षक कहते हैं। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, शिक्षण सामग्री किस प्रकार के चर माने जाते हैं? स्वतंत्र, आश्रित, मध्यस्थ या उपयुक्त सभी। शिक्षक स्वतंत्र चर हैं, बालक आश्रित चर हैं और बाकी सभी किस में आ जाएंगे? मध्यस्थ में। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर। समस्या को जानना कैसा कार्य है? उपचारात्मक, निदानात्मक, मूल्यांकन या फिर उपलब्धि। जानना यानी कभी भी ध्यान रखना, कारण जानना, पता लगाना, ये सारी बातें किस में आती है? निदान में आती है। स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर, मॉरिसन, हंट या फिर स्मिथ। स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हर्बर्ट हैं। बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट या फिर स्मिथ। बोध स्तर याद रखना, बोध स्तर में मॉरिसन है। चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन हैं? हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट या फिर स्मिथ। ध्यान रहे, हर्बर्ट स्मृति के हैं, मॉरिसन बोध के हैं और हंट चिंतन के हैं। तीनों याद रखना, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप तय मान के चलो, आज की जो मेरी टेस्ट सीरीज है इसके प्रश्न आप समझ लो कि 1-2 प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है? शिक्षक हैं, अधिगमकर्ता हैं, पाठ्यक्रम है या शिक्षण विधियां हैं। अधिगमकर्ता किसको कहते हैं? अधिगम करने वाला, यानी कि कौन? बालक। बालक अधिगमकर्ता, इसलिए इसका केंद्र बिंदु हमेशा कौन होता है मनोविज्ञान का? बालक। रॉबर्ट गेने ने अधिगम परिस्थितियों को कितने भागों में विभक्त किया? रॉबर्ट ने अधिगम के कितने प्रकार बताए? 5, 6, 7 या फिर 8। द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के अंदर रॉबर्ट गेने ने 8 प्रकार बताए। गेने द्वारा प्रतिपादित अंतिम अधिगम स्वरूप कौन सा है? संकेत अधिगम, बहुभेदीय अधिगम, प्रत्यय अधिगम या फिर समस्या समाधान अधिगम। तो इसका सही उत्तर होगा समस्या समाधान अधिगम। कल एक मेरे को प्रश्न पूछा गया था, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, आप बताओ उसका उत्तर क्या होगा। एक बच्चे का प्रश्न था कि लॉकडाउन के अंदर पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने पर लोगों द्वारा भाग जाना ये रॉबर्ट गेने के किस अधिगम का प्रकार है? और इसी तरह से ऑप्शन में था संकेत, बहुभेदीय अधिगम, प्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान अधिगम और एक था उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। इस तरह से प्रश्न आप देखिए, इस तरह से बच्चे भी प्रश्न हमारे से पूछते हैं और हमें इनका उत्तर भी देना पड़ता है। देखिए, पुलिस का सायरन बजना या फिर लाल बत्ती को देख करके बच्चे द्वारा रुक जाना, ऐसे कई सारे संकेत होते हैं और ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? गेने के अनुसार संकेत अधिगम के अंदर आती हैं। रॉबर्ट गेने द्वारा प्रतिपादित तृतीय अधिगम स्वरूप कौन सा है? संकेत है, श्रृंखला है, प्रत्यय है या फिर समस्या समाधान है। पहला संकेत हो जाएगा, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया हो जाएगा और तीसरा कौन सा है? तीसरा श्रृंखला अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्यवहार में जो
प्रक्रिया परिवर्तन लाती है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, शिक्षण, पाठ्यक्रम या फिर नियोजन? सही उत्तर होगा इसका व्यवहार में परिवर्तन यानी कि सीखना, यानी कि इसे बोलते हैं अधिगम। अधिगम में सुगमता लाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रश्न सरल है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, कन्फ्यूजन भी है साथ साथ में। अधिगम, शिक्षण, पाठ्यक्रम या फिर नियोजन? अधिगम जब सुगम होता है, जब उसमें क्या होना चाहिए? शिक्षण होना चाहिए, तब उसमें क्या आती है? सुगमता आती है। रॉबर्ट गेने द्वारा प्रतिपादित संकेत, उद्दीपक तथा शाब्दिक अधिगम को किस श्रेणी में रखा जाता है? अच्छे प्रश्न है ये बहुत। ये सब किस श्रेणी में आते हैं? तो ये सब स्मृति स्तर में आते हैं। मिलान आप अवश्य कर देना, जहां आपके नोट्स बने हुए वहां पर इसको एक बार लिख देना। अधिनियम, अधिगम तथा समस्या समाधान को किस स्तर के शिक्षण में रखा जाता है? स्मृति, बोध, चिंतन या उपयुक्त? सभी। ये उच्च स्तरीय है, इसलिए इसको किस में रखा जाता है? चिंतन स्तर में रखा जाता है। शिक्षण तथा अधिगम में व्यापक संप्रदाय कौन सा है? कितना बढ़िया प्रश्न है। शिक्षण और अधिगम इन दोनों में व्यापक प्रत्यय कौन सा? शिक्षण है, अधिगम है, दोनों है या उपयुक्त? सभी हैं। इन दोनों में व्यापक कौन सा है? अधिगम है। अधिगम है। शिक्षण एक इतना व्यापक नहीं कह सकते क्योंकि उसका एक सीमित दायरा होता है, सीमित औपचारिकता उसके अंदर ज़्यादा है, लेकिन अधिगम औपचारिक, अनौपचारिक, अधिगम कहीं पर भी संभव है, सीखना जिसे लर्निंग कहते हैं। शाब्दिक तथा श्रृंखला अधिगम किस स्तर से संबंधित है? यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शाब्दिक और श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम स्मृति में भी शामिल है, लेकिन जब ये श्रृंखला के साथ में हो तो इसे बोध में शामिल किया जाता है। औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के अभिकरणों द्वारा संपन्न की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? शिक्षण है या अनुदेशन है? प्रशिक्षण है या उपयुक्त? सभी है। ध्यान रहे यहाँ पर शिक्षा औपचारिक भी है और शिक्षा अनौपचारिक है, लेकिन भारतीय शिक्षण पद्धतियों के अंदर ज़्यादातर शिक्षा कैसी है? औपचारिक है। जीवन उपयोगी ज्ञान किस प्रक्रिया में प्रदान किया जाता है? शिक्षण में, अनुदेशन में, प्रशिक्षण में, उपयुक्त? सभी के अंदर जीवन उपयोगी ज्ञान शिक्षण के अंदर प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रम केंद्रित प्रक्रिया कौन सी है? शिक्षण, अनुदेशन, प्रशिक्षण या फिर उपयुक्त? सभी। जहाँ ध्यान रखना, पाठ्यक्रम केवल पाठ्यक्रम, शिक्षण केवल पाठ्यक्रम केंद्रित ही नहीं होता है। जब बात पाठ्यक्रम केंद्रित प्रक्रिया की आती है तो फिर वो किस में आ जाती है? अनुदेशन में आती हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन में संचालित प्रक्रिया कौन सी है? शिक्षण है, अनुदेशन है, प्रशिक्षण है या उपयुक्त? सभी हैं। उसको भी हम किस में कैटेगरी में अपन रखते हैं? अनुदेशन के अंदर। किसी एक विषय अथवा एक क्षेत्र तक सीमित रहने वाला ज्ञान क्या कहलाता है? यहाँ अच्छा सा प्रश्न है। किसी एक विषय अथवा एक क्षेत्र तक कोई सीमित रहता है ज्ञान, उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्रशिक्षण कहते हैं, उसे हम ट्रेनिंग कहते हैं, जो किसी एक क्षेत्र या विषय से संबंधित है। किस प्रक्रिया में मूल्यांकन व्यवहारिक रूप से संपन्न होता है? ध्यान रहे, व्यवहारिकता उसमें ज़्यादा है, सैद्धांतिक कम है। समझिएगा, शिक्षण में, अनुदेशन में, प्रशिक्षण में या उपयुक्त? सभी में। तो किस में संबंधित हैं? प्रशिक्षण के अंदर। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? लैटिन, ग्रीक, जर्मन या फिर फ्रांस? किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित योजना व निश्चित विधियों द्वारा संपन्न करने वाला स्थान क्या कहलाता है? परिवार, विद्यालय, संस्थान या फिर पाठशाला? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विद्यालय होगा।
विद्यालयों को किस प्रकार का चर माना जाता है? स्वतंत्र चर हैं, आश्रित चर हैं, मध्यस्थ चर हैं या फिर उपयुक्त सभी हैं? विद्यालय किस प्रकार का चर है? मध्यस्थ चर हैं। विद्यालय एक ऐसा वातावरण है जहां बालक के वांछित विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं व व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? रॉस द्वारा, जॉन डीवी द्वारा, स्मिथ द्वारा या फिर मॉरिसन के द्वारा? यह परिभाषा जॉन डीवी द्वारा परिभाषित की गई। विद्यालय की प्रभावशीलता को निम्न में से किस बिंदु के अंतर्गत देखा जा सकता है? लोकतांत्रिक भावना को स्थान, समायोजन शक्ति का विकास, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान और उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी। मनुष्य के जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का क्या नाम है? अभिवृद्धि, विकास, वृद्धि एवं विकास, उपयुक्त सभी। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विकास कहते हैं। परिमाण संबंधी परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि, विकास, वृद्धि एवं विकास या फिर उपयुक्त सभी। जिसे मात्रात्मक कह सकते हैं, परिमाणात्मक कह सकते हैं और इसका सही उत्तर क्या होगा? अभिवृद्धि इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विकास का प्रकार नहीं है? विकास का प्रकार कौन सा नहीं है? शारीरिक, संवेगात्मक, भाषात्मक या फिर एक रूप विकास? बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप सब, एक रूप विकास। विकास किन क्रियाओं की ओर संपन्न होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर, उपयुक्त में से कोई नहीं। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर संपन्न होता है। विकास के विषय में कौन सा कथन सत्य माना जाता है? विकास निरंतर नहीं है, विकास क्रमबद्धता युक्त नहीं है, विकास परस्पर संबंधित होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर होगा विकास परस्पर संबंधित होता है। विकास के विषय में सत्य कथन कौन सा है? विकास लंबवत है, विकास वर्तुलाकार नहीं है, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही, लंबवत न होकर के कैसा होता है? वर्तुलाकार। जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को माना जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त सभी। सबसे महत्वपूर्ण काल किसको माना जाता है? शैशवावस्था को माना जाता है। बालक अनुकरण द्वारा किस अवस्था में सीखता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर उपयुक्त सभी। अनुकरण ज्यादा कौन सी अवस्था में होता है? शैशवावस्था में ज्यादा होता है अनुकरण। शिशु कष्ट अथवा भूख लगने पर किस समय में रोक कर अभिव्यक्ति करना सीखता है? प्रथम सप्ताह में, प्रथम माह में, द्वितीय माह में या चतुर्थ माह में? सही उत्तर होगा इसका प्रथम माह में। किस माह में शिशु दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है? किसी भी वस्तु हो उसको दोनों हाथों से पकड़ने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। प्रथम माह में, द्वितीय माह में, चौथे माह में या फिर 8वें माह में? तो याद रखिएगा 2 हाथ हैं, 2 2 कितने होते हैं? 4। तो महीना कौन सा हो गया? चौथा माह। शैशवावस्था की विशेषता कौन सी है? दूसरों पर निर्भरता, आत्मगौरवता की भावना, संवेगात्मक अस्थिरता, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही उत्तर है इसका उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें संवेग अस्थिर होते हैं, आत्मगौरवता की भावना होती है, दूसरों पर निर्भरता होती है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ सिगमंड फ्रायड ने ये कहा था आत्मगौरवता की भावना।
यथार्थता की प्रवृत्ति किस अवस्था में जागृत होती है? यथार्थता मतलब जब वो वास्तविकता की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कल्पनाशीलता से बाहर आ जाता है, और ये प्रवृत्ति जागृत होती है कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था में। किस अवस्था में बालक के विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, विकास की गति धीमी हो जाती है। आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से उत्तर दे सकते हैं। शिशुआवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। बाल्यावस्था में बालक के किस प्रकार के दांत आ जाते हैं? अस्थायी दांत, स्थायी दांत, तीव्र दांत या फिर उपयुक्त सभी। अब बालक बाल्यावस्था में आ चुका है और उसकी उम्र 6 से 12 दांत कैसे आने शुरू हो जाएंगे? स्थायी दांत। किस वर्ष में बालक में चिंतन शक्ति और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है? 1 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 11 वर्ष? सही उत्तर होगा चिंतन शक्ति और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है कब? 11 वर्ष में। किस अवस्था में बालक संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है? वह संवेगात्मक प्रदर्शन हेतु भाषा का प्रयोग करने लगता है। शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ध्यान से समझना, संवेगों पर नियंत्रण करना सीख रहा है, पूर्ण नियंत्रण अभी तक नहीं है, इसलिए अवस्था कैसी है? बाल्यावस्था है। किस अवस्था में बालक माता पिता की छत्र छाया से निकलकर सामाजिक होना चाहता है? उसको सामाजिकता का थोड़ा भ्रम भी हो जाता है, उसे प्रौढ़ होने का भी थोड़ा भ्रम भी हो जाता है, इसलिए उस अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था भी कहते हैं। और वो अवस्था कौन सी? बाल्यावस्था। खेलों के महत्व, निरुद्देश्य भ्रमण, रुचियों का विकास किस अवस्था की विशेषता है? शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो राइट आंसर होगा इसका बाल्यावस्था। बालक का चहुमुखी विकास किस अवस्था में होता है? शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? बालक का चहुमुखी विकास जिसे कह सकते हैं, और ये अवस्था होगी कौन सी? किशोरावस्था। चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, अवधान, केंद्रीकरण, निरीक्षण करने की योग्यता का चरम स्तर पर किस अवस्था में होता है? ध्यान से समझना, अच्छा प्रश्न है। शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था। विपरीत समूह के प्रति मित्रता, सामाजिक उत्तरदायित्वों को जानना, स्वतंत्रता की भावना आदि किस अवस्था की विशेषता है? यहाँ स्वतंत्रता की बात आती है, वीर पूजा की बात आती है, देशभक्ति की बात आती है, और ये सारी जब प्रश्न में हो तो आसानी से उत्तर दिया जा सकता है, और वो है सही किशोरावस्था। आत्मचेतना का विकास, द्वंद्वात्मक परिस्थितियों का सामना तथा दुर्रा सपनों की अवस्था किस अवस्था के विषय में कहा जाता है? शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो इसका सही उत्तर होगा किशोरावस्था। विलियम मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां प्रतिपादित की थी? 10, 12, 14 या फिर 15? सत्य आंसर दे रहे हो आप, 14। पलायन यदि मूल प्रवृत्ति है तो संबंधित संवेग कौन सा होगा? पलायन। पलायन कब होता है? संवेग कौन सा होना चाहिए? भय, क्रोध, घृणा या फिर? देखिए, जब भय है तो व्यक्ति क्या करता है? पलायन करता है। संवेग कौन सा एक्टिव हो जाना? संवेग जब भय लगे तो मूल प्रवृत्ति कार्य करती है, जिसे क्या बोलते हैं? पलायन कहते हैं। आत्मगौरव मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति है, इससे संबंधित संवेग कौन सा है? क्रोध है, आत्महीनता है, श्रेष्ठता की भावना है या भूख है? बिल्कुल सही बता रहे हो, श्रेष्ठता की भावना है। संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था का नाम क्या है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक क्रिया अवस्था। ये चारों व्यवस्थित रूप से दी हुई हैं। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 और 11 से ऊपर।
तो यहाँ प्रथम अवस्था आपसे पूछी जा रही है, इंद्रिय गामक या इंद्रिय जनित गामक अवस्था। स्कीमा का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? जीन पियाजे, ब्रूनर, कैली या फिर सभी ने किया था। स्कीमा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? स्कीमा का प्रयोग किया गया था जीन पियाजे के द्वारा। स्कीम्स इसका प्रयोग किया गया था। स्कीमा मनोविज्ञान में क्या कहा जाता है? समस्या समाधान, अनुक्रिया उद्दीपन, उद्दीपन अनुक्रिया या फिर प्रयास त्रुटि। ध्यान से समझ लेना, उद्दीपन अनुक्रिया जब होती है तब उसका बालक का स्कीमा विकसित होता है। यहाँ पर उद्दीपन अनुक्रिया कह सकते हैं। आत्मचेतना की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? आत्मचेतना की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? जिस समय उसके अंदर आत्मचेतना की भावना ज़्यादा होती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। ध्यान से समझ करके उत्तर दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है किशोरावस्था। किशोरावस्था को तूफान संघर्ष की अवस्था किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? किलपैट्रिक, स्टैनले हॉल, रॉस या फिर सिगमंड फ्रायड ने कहा था। सही आंसर होगा इसका स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया। किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किशोरावस्था को कठिन काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? किलपैट्रिक, स्टैनले हॉल, रॉस या फिर फ्रायड ने कहा था। सही आंसर होगा किलपैट्रिक। किशोरावस्था की विशेषता है तीव्र शारीरिक परिवर्तन, संवेगों का तीव्र प्रभाव, आत्मचेतना का प्रादुर्भाव, उपयुक्त सभी। सही आंसर है उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर है। बिल्कुल, आज की लाइव टेस्ट सीरीज को यहीं पर ही समाप्त करते हैं और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, एक दो क्वेश्चन और हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं। हाँ देखिए, नैतिक विकास हेतु किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिमान निर्धारित किए थे? नैतिक विकास हेतु किए थे जीन पियाजे ने, किलपैट्रिक ने, रॉस ने या फिर कोहलबर्ग ने। किसके द्वारा नैतिक विकास हेतु प्रतिमान निर्धारित करने वाले कौन था? कोहलबर्ग जरूर था, लेकिन शुरुआत में नैतिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, प्रतिमान निर्धारित नहीं किए थे। प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? वाटसन ने, स्किनर ने, पावलोव ने या फिर टॉलमैन के द्वारा। प्राचीन अनुबंधन का पिता किसे कहते हैं? पावलोव को कहा जाता है। अनुबंधन क्या है? साहचर्य स्थापित होना, व्यवहार में परिवर्तन होना, नई परिस्थितियों में सामंजस्य होना या अभ्यास द्वारा सीखना। बताओ क्या हो सकता है इसका उत्तर? अनुबंधन क्या है? CR है। अनुबंधन क्या है? CR है। यानी अनुबंधन साहचर्य स्थापित होना। कैसे? जब ये साहचर्य था, भोजन से लार का आना था, अब लार किससे आने लगी? घंटी से लार आने लगी, तो साहचर्य किस पे स्थापित हो गया? साहचर्य घंटी पर स्थापित हो गया। पावलोव के प्रयोग में अनुबंधन स्थापित होने के बाद की प्रतिक्रिया क्या है? अनुबंधन स्थापित हो चुका है, उसके बाद फॉर्मूला सही कौन सा होगा? CSCR होगा या CR-CS होगा, UCS-UCR होगा या CS-UCR होगा? बताओ, अगर आपके पावलोव का सिद्धांत आपको समझ में आया है तो बताइएगा, नहीं तो अधिगम टॉपिक जल्द शुरू करूंगा और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसका सही उत्तर होगा CS और CR। क्यों? क्योंकि अनुबंधन स्थापित होने के बाद की प्रक्रिया पूछी जा रही है। अनुबंधन स्थापित हो चुका है, अब घंटी बजने से क्या आएगी? लार आएगी। घंटी क्या है? CS है और लार क्या है? CR। प्राचीन अनुबंधन में प्रयुक्त उद्दीपक हैं स्वाभाविक, अस्वाभाविक, उपयुक्त दोनों। देखिए, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत कौन सा है? पावलोव का है और इसके अंदर उद्दीपक दो प्रकार के हैं। एक उद्दीपक को कहते हैं UCS और दूसरे को कहते हैं CS। UCS स्वाभाविक है और
सी एस कैसा है, अस्वाभाविक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त दोनों इसका सही आंसर होगा। युयुत्सा यदि मूल प्रवृत्ति है तो मैक्डूगल के अनुसार संबंधित संवेग कौन सा होगा, क्रोध, घृणा, वात्सल्य और आश्चर्य। ध्यान रखना, युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा, और व्यक्ति में युद्ध करने की इच्छा तब होती है जब उसको क्या आ रखा हो, क्रोध आ रखा हो, तो युयुत्सा, युयुत्सा। थैंक यू। अब टेस्ट सीरीज को समाप्त करते हैं। आज के प्रश्न मुझे ऐसा लगता है शुरुआत के कुछ अच्छे प्रश्न थे, जिस प्रश्नों को आप संग्रहित अवश्य करें, क्योंकि ये सरल जरूर थे। जैसे विद्यालय से संबंधित चर कौन सा है, शिक्षक कौन सा है, अनुदेशन क्या है, प्रशिक्षण क्या है, और इसकी डिटेल से व्याख्या शिक्षण विधियों के माध्यम से हम लोग और मेरी टीम के सदस्य लोग करते रहेंगे। और आप लोग रेगुलर पढ़ाई करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और कोशिश करें कि अपना अधिकतम समय स्वाध्याय में दें, ताकि अपना समय खराब नहीं करें और ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें। अधिकतर प्रश्न ये पूछे जा रहे हैं, सर हमें याद नहीं होता। बिल्कुल आपको याद होता है, और आप लोग कोशिश करिएगा कि किसी भी टॉपिक को आप रिवीजन जरूर करते रहें, चक्रीय पद्धति के आधार पर पढ़ते रहें। आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। आपका अपना एक शेड्यूल होना चाहिए, प्रातः काल मुझे क्या पढ़ना है, दोपहर में मुझे क्या पढ़ना है, और शाम को मुझे क्या क्या पढ़ना है। इस आधार से पढ़िएगा और आप जरूर सफल होंगे। ऐसी हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू।